स्क्रीन दिख रही है ना आप? यस सर। चलिए सभी को नमस्कार। बीपीटी थर्ड ईयर पेपर 8 एप्लीकेशन ऑफ योग, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं योगिक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ हेल्दी लिविंग। स्वस्थ जीवन के लिए ये आपकी चौथी यूनिट है। चौथी यूनिट का टाइटल है योगिक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ हेल्दी लिविंग। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग के सिद्धांत और योग के अभ्यास कौन कौन से हैं, और उनसे एक स्वस्थ जीवन, एक हेल्दी लाइफ कैसे जिया जा सकता है। इस फोर्थ यूनिट का जो पहला पार्ट है उसके अंतर्गत एक सेकंड, उसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है एटीट्यूड चेंज टुवर्ड्स योगा थ्रू इंडिविजुअल काउंसलिंग। व्यक्तिगत काउंसलिंग के माध्यम से, व्यक्तिगत परामर्श के माध्यम से योग के प्रति स्वभाव या दृष्टिकोण में परिवर्तन, ये आपके फोर्थ यूनिट का पहला पॉइंट है। इसके अंतर्गत ये हम जानेंगे कि सामान्यतः योग के प्रति लोगों की जो कुछ ऐसी अवधारणाएं बनी होती हैं, इधर उधर से कहीं से सुन सुना करके, या ऐसे लोगों के माध्यम से उनका प्रचार हो जाता है जो योग के एक एथेंटिक व्यक्ति नहीं है, एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। लेकिन वो सब लोग योग में या एक जन सामान्य अवधारणा बन जाती है, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो योग के प्रति जो लोगों का दृष्टिकोण है वो क्या है, और जबकि वास्तविकता क्या है, उसकी चर्चा इस पहले पॉइंट के अंतर्गत करेंगे। इसमें मैंने यद्यपि बहुत कम पॉइंट लिखे हैं, कुछ बिंदु लिखे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी कई बिंदु हो सकते हैं जिनमें अब इसके बाद जो आएगा उसको एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इससे क्लास का समय नहीं, वैसे भी आप लोग इतना विलम्ब से जुड़े हो, तो अब जो नहीं आए रह गया वो रह गया। अब आगे हम किसी को एंट्री नहीं करेंगे। तो उन चीज़ों को हम देखेंगे कि वो जो एक जनसामान्य में सोच है, जबकि योग में वैसा कुछ नहीं है। उसी में कुछ बिंदु हमने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि क्या योग का तात्पर्य मात्र आसन से ही है। सब क्वेश्चन फॉर्म में बातें लिखी हैं, क्योंकि सामान्यतः पब्लिक क्या समझती है, पब्लिक में क्या प्रचार है, योगासन बराबर योग, जबकि आसन या योगासन बराबर योग बिल्कुल नहीं है। वो बहुत ही लिटिल पार्ट है, योगासन बहुत ही छोटा भाग है उसका, और वह उसका छोटा भाग है इसलिए उसकी लिमिटेशंस है, उसकी सीमाएं हैं। तो एक ये जो अवधारणा है कि क्या आसन ही योगासन है, इसका उत्तर यही होगा, नहीं। आसन को योग नहीं कहते हैं। आसन योग का एक संपूर्ण, योग का एक बहुत छोटा भाग है। योग के अंतर्गत एक समग्र जीवन पद्धति आती है, एक ऐसी जीवन पद्धति आती है, जीवन दर्शन आता है, जिसमें जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है, कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो छूटता हो। कोई भी पहलू छूटता नहीं है। इसलिए योग एक क्या है, समग्र जीवन दर्शन है, समग्र जीवन जीने की एक पद्धति है। इसी तरह से योग के बारे में मान्यता है कि योग और व्यायाम दोनों एक है। इसलिए लोग योग को व्यायाम बोलते भी हैं कि आज व्यायाम नहीं किया, आज एक्सरसाइज नहीं किया,
और योग को एक्सरसाइज और एक्सरसाइज को योग, उसमें वो कोई भेद नहीं समझते। इसी तरह से कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि योग करने का उद्देश्य केवल बाबा बनना है, समाधि प्राप्त करना है, समाधि में जाना है। तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं योग का उद्देश्य केवल रोगों को ठीक करना है, केवल बीमारियों को ठीक करना है। इस तरह से योग के प्रति लोगों की अपनी अपनी स्वनिर्मित या जन सामान्य द्वारा निर्मित अवधारणा है। इसी तरह से व्यक्तित्व के बारे में कि क्या स्वभाव या व्यक्तित्व के निर्माण में योग का कोई मतलब है कि केवल बीमारियों तक ही मतलब है? क्या बीमारियां जो हमारी होती हैं या हेल्थ प्रमोशन की बात करें वहीं तक योग की बात है कि योग की पकड़ या योग का प्रभाव व्यक्ति के पर्सनालिटी से भी कुछ संबंधित रखता है? छठा पॉइंट है जो मैंने लिखा है कि क्या स्वस्थ मन या सुसभ्य समाज या सशक्त राष्ट्र के निर्माण में भी योग की कोई भूमिका हो सकती है या नहीं हो सकती है? इसी तरह से तो बहुत लिमिटेड पॉइंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी अवधारणाएं योग के संदर्भ में हैं जो जन सामान्य उसको गलत तरह से समझता है। योग माने कहते योग इसलिए करते हैं कि वजन कम हो, अगर वजन नहीं कम हो रहा तो इसका मतलब योग बेकार है और योग सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो कुछ कुछ लोगों की ऐसी योग के प्रति सोच है कि योग का मतलब केवल वजन को कम करने से है। इसी तरह से आप हठ योग के संदर्भ में देखें तो हठ योग का जो अर्थ होता है वो कुछ और होता है। हठ योग का तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में। हठ योग का अर्थ क्या है? हा और ठा का मिलन। हा क्या है? हकार, दाहिने नाम। इसी तरह से ठा क्या है? ठकार, सूर्य नाम। तो ये हकार और ठकार को हा और ठा कहते हैं। हा ठा का अर्थ क्या होता है? हकार और ठकार का मिलन ही हठ योग है, यानी सूर्य और चंद्र का या इड़ा और पिंगला का मिलन ही हठ योग है। लेकिन जन सामान्य में प्रचार क्या है कि बलपूर्वक की जाने वाली क्रियाएं, शरीर को कष्ट में डालकर की जाने वाली क्रियाएं, शरीर को कष्ट में, जीवन को, इस भौतिक शरीर को कष्ट देना ही हठ योग है। ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं, जबकि हठ योग का उससे मतलब नहीं है। हठ योग का तो मतलब है हा और ठा के मिलन से है। तो इसी तरह से योग के प्रति जो ढेर सारी ऐसी अवधारणाएं हैं जो योग के वास्तविक स्वरूप से उसको पृथक करती हैं, अलग करती हैं। यही बात योग के संदर्भ में अलग अलग संप्रदायों को लेकर के है। सामान्यतः ये समझा जाता है कि ये संप्रदाय जो अलग अलग हैं वह धर्म से संबंधित है। योग का संबंध धर्म से है, सनातन धर्म से है, या योग का संबंध किसी संप्रदाय विशेष से है, या योग का उद्देश्य मात्र ईश्वर की प्राप्ति है। तो इस तरह की जो ईश्वर का उद्देश्य मात्र ईश्वर प्राप्ति ही नहीं है। और सांख्य दर्शन, योग दर्शन तो योग का मुख्य ग्रंथ माना जाता है। यहाँ पर योग में योग का उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। योग सूत्र में या योग सूत्र के अनुसार योग का उद्देश्य, लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति नहीं है, बल्कि दुख की निवृत्ति है। दुख से मुक्त होना मुख्य उद्देश्य है। कैसा भी दुख हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, स्पिरिचुअल हो, या उसको योग की भाषा में कहा जाता है आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक दुख। तो इन दुखों की निवृत्ति मुख्य उद्देश्य है योग का, न कि परमात्मा की प्राप्ति है, न कि इसका संबंध किसी धर्म से है, किसी कपड़े से है, शरीर के पर्टिकुलर किसी प्रकार की संरचना से है। इसका ऐसा कोई संबंध नहीं है। इसका जो भी संबंध है वो मन से है, वृत्तियों से है, व्यक्तित्व से है, और यह एक समग्रता के साथ है, अधूरेपन के साथ नहीं है। समग्रता मीन्स योग में कोई ऐसी जीवन की शिक्षा नहीं छूटी है जिसकी व्यक्ति को आवश्यकता है। ये एक आइडिया है, ये एक तरह से एक फिलॉसफी है, दर्शन है। योग एक स्वभाव है, योग एक प्रवृत्ति है, और उस प्रवृत्ति को समझ करके, उस प्रवृत्ति के अनुसार एक अपनी जीवन यापन करके, या उस दर्शन को स्वीकार करके ही हम योग के सही स्वरूप को समझ सकते हैं। तो ये जो ढेर सारी हमने क्वेश्चन फॉर्म में बातें कुछ लिख रखी थी, कुछ बिना लिखे ही आपको अवगत कराई, इस तरह की जो अवधारणाएं हैं उनको
काउंसलिंग के द्वारा, व्यक्ति के इंडिविजुअल काउंसलिंग के द्वारा या उनका प्रचार प्रसार करके ही लोगों का योग के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है उसको ठीक किया जा सकता है या उसमें दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है इसी हेडिंग का, संघर्ष और निराशा के प्रभावों का मनोवैज्ञानिक और यौगिक विधि द्वारा निराकरण। ये जो दो बिंदु हैं, संघर्ष और निराशा, ये ऐसे बिंदु हैं जो व्यक्ति के जीवन में हर पल लगे रहते हैं। अभी तो आपने केवल योग को इसी तरह से समझा, या जन सामान्य में योग को लेकर के इसी तरह की अवधारणा है कि योग क्या है, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है योग से। योग से क्या हो जाता है, कमर दर्द ठीक हो जाता है। योग से क्या होता है, वो मोटापा कम हो जाता है। लेकिन देखिए, ये बिल्कुल डे टू डे लाइफ की समस्या को योग से बताने का प्रयास किया जा रहा है कि संघर्ष और निराशा के प्रभावों का मनोवैज्ञानिक और यौगिक विधि द्वारा किस प्रकार से उससे निवृत्ति हो सकती है, उसका निराकरण हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यौगिक मनोविज्ञान का सिद्धांत क्या है। यौगिक मनोविज्ञान का सिद्धांत क्या कहता है, उसके प्रमुख जो सिद्धांत हैं जिसके आधार पर यह फिलॉसफी संचालित होती, यह फिलॉसफी आधारित है, अवलंबित है, उसके कुछ यहाँ पर 5 बिंदु हमने लिखे हैं। ये 5 सिद्धांत देखिए। इन्हीं 5 सिद्धांतों से संघर्ष और निराशा का, या जो भी मन या साइकोलॉजी से जुड़ी हुई बातें हैं, उन सब का समाधान इन 5 सिद्धांतों को अगर समझ लेंगे तो इन्हीं 5 के सिद्धांतों से हो जाएगा। पहला सिद्धांत क्या है, जो साइकोलॉजिकल सिद्धांत है योग का, यौगिक साइकोलॉजिकल सिद्धांत, वृत्ति से संस्कार और संस्कार से वृत्तियों का निर्माण होता है। ये सिद्धांत है योग सूत्र का कि भाई जो वृत्तियां हैं, वृत्तियां कहाँ पर होती हैं, चित्त में होती हैं। तो वृत्तियों से संस्कार और संस्कार से वृत्ति। वृत्ति क्या है, वृत्ति विचार को वृत्ति कहते हैं। जो एक मन में प्रोसेस चलता रहता है किसी भी कार्य योजना का, किसी भी तरह का, जिसे आप नॉलेज कह सकते हैं या विचार कह सकते हैं, वो क्या है, वही वृत्ति है। जो आपको अनुभव हो रहा है वही वृत्ति है। उस वृत्ति का जो इम्प्रेशन होता है, जो उसका प्रभाव होता है, इम्प्रेशन शब्द उसके लिए सही है अंग्रेजी में, हिंदी में उसको बोलते हैं संस्कार। तो उससे क्या बनते हैं, वृत्ति से संस्कार बनते हैं। इसको एक उदाहरण से समझे और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई वृत्ति आई, कोई भी विचार आया, वह विचार आपने, विचार जो वृत्ति होती है वो किस तरह की होती है, वो 3 तरह की हो सकती है। त्रिकाल विषयक, जो मन है वो त्रिकाल विषयक है, 3 तरह से वृत्तियों को स्वीकार एक्सेप्ट करता है। एक तो वर्तमान कालिक हो सकती है, एक भूतकालिक हो सकती है, और एक भविष्य कालिक हो सकती है। भूत की किसी घटना को आपने याद किया, पास्ट की किसी घटना को आपने याद किया, तो ये क्या हो जाएगी, ये पास्ट वृत्ति हो जाएगी। और वर्तमान में आप कुछ अनुभव कर रहे हैं, प्रेजेंट में इंद्रियों के द्वारा, सेंसरी ऑर्गन के द्वारा कुछ आप अनुभव कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि ये वृत्ति जो है वो वर्तमान कालिक हो गई। इसी तरह से हमने कुछ पास्ट और कुछ वर्तमान के आधार पे हमने खुद ही कैलकुलेशन करके और फ्यूचर की गणना शुरू कर दी, तो वो क्या हो जाएगी, वो भविष्य की संबंधित वृत्ति हो जाएगी। तो ये जो भी वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों में जो वर्तमान कालिक है, देखिए जो भविष्य कालिक होगी या भूतकालिक होगी, वो तो केवल वृत्ति से ही संबंधित होगी, उसमें क्रिया थोड़े कुछ होगी, वो केवल वृत्ति के संदर्भ में होगी, और उस वृत्ति का जो इम्पैक्ट है वो आपकी फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी पर आएगा। लेकिन जो वर्तमान होता है, तो वर्तमान में क्रिया और उसके संस्कार, उसके इम्प्रेशन दोनों साथ ही साथ चलते हैं। मान लीजिए कहीं कोई ऐसी घटना जिसमें आप एंजॉय कर रहे हैं, या कोई ऐसी घटना जिसमें बहुत ज़्यादा पीड़ा दी जा रही है, आपको मिल रही है, बहुत ज़्यादा कष्ट मिल रहा है, तो उसके इम्प्रेशंस जो हो रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं, वो चित्त पर हो रहे हैं। लेकिन क्रिया कहाँ पर हो रही है, वर्तमान में हो रही है, शरीर के साथ हो रही है, आपके शरीर के साथ हो रही है, या किसी आपके जुड़े हुए व्यक्ति के शरीर के साथ हो रही है, और चूंकि उससे आपका संबंध है इसलिए आप उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये क्या है, इसी को संस्कार बोलते हैं। ये संस्कार मन में, चित्त में स्थापित हो जाते हैं,
और यही संस्कार पक करके कर्म के रूप में परिणित होते हैं। तो कर्म का जो फल होता है उसका आधार जो होता है वो संस्कार होता है। ठीक है, इसको आप और एक उदाहरण से देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई घटना किसी के साथ हुई, ढेर सारी आप मूवी में घटनाएं देखते हैं कि किसी बच्चे के सामने वो कहीं से छिप के देख रहा है और उसके पेरेंट्स की हत्या कर दी गई। अब ये ऐसा कार्य है जिसकी जो वृत्ति होगी, जो उस समय वो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो उसको अनुभव हो रहा है, नॉलेज हो रहा है, वो इतना प्रबल होगा कि उसके संस्कार इतने प्रबल होंगे कि जब कभी याद आएगी तो पूरी की पूरी घटना एज इट इज उसकी आंखों के सामने प्रकट हो जाएगी। तो ये जो हुआ इसकी इतनी ज़्यादा प्रबलता है कि उससे संस्कार बनेंगे और फिर उस संस्कार से वो वृत्ति बनेगी उन लोगों के प्रति, उस घटना के प्रति, उस बच्चे में या उस व्यक्ति में जिसने उस घटना को देखा है। तो यहाँ वृत्ति से संस्कार और संस्कार से वृत्ति का निर्माण होता है। यह बहुत ही सरल और बहुत ही मूलभूत सिद्धांत है योग का। दूसरा, हमारे चित्त में अनंत जन्मों की यात्रा के अनंत संस्कार का संग्रह है। चित्त हमारा क्या है? हमारा जो चित्त है, हमारे चित्त में अनंत जन्मों की यात्रा के अनंत संस्कारों का संग्रह है। न जाने कितनी लाइफ हमने जी होगी, उस लाइफ में जितने भी कर्म किए हैं उन कर्मों का जो भी संस्कार है, अगर वो भोग लिए गए तब तो ठीक है, अगर नहीं भोगे गए हैं तो वो सब हम संग्रह, उनके संस्कारों का संग्रह लेकर के चल रहे हैं, उनको छोड़ नहीं सकते हैं। जीवन बदलता रहेगा लेकिन वो हमारे साथ कैरी होते रहेंगे। कहाँ में होंगे? चित्त में, क्योंकि संस्कारों का घर क्या है? चित्त है। उसे कर्माशय भी बोलते हैं। वहीं पे पक करके वो अभी कर्मों का प्रतिपादन करता है। तो ये सिद्धांत है योग का कि हम जितने भी जीवन जिए हैं उन सारे जीवन के जो भी वृत्तियां रही हैं, जो भी कर्म हुए हैं, उनके सारे के सारे संस्कार हमारे पास हैं। और वह चित्त क्या है? चित्त और कुछ नहीं, केवल इट इज कलेक्शन ऑफ इम्प्रेशंस ऑफ प्रीवियस लाइफ। जितनी भी पिछली लाइफ है उन सब लाइफ के जो भी कर्म हैं उन कर्मों के इम्प्रेशंस, संस्कारों का वो संग्रह है, उनको लेकर के अपना चल रहा है, वही उसकी पूंजी है। आप तीसरा पॉइंट देखिए, जिस प्रकृति की वृत्तियों की प्रखरता या प्रबलता रहती है, चित्त में संग्रहित अनंत स्वभाव वाली वृत्तियों में से उसी स्वभाव या प्रकृति वाली वृत्तियां सक्रिय होने लगती हैं। जैसे मान लीजिए आपके कमरे में ढेर सारी, बहुत सारी किताबें हैं, या बहुत सारे आपने कपड़े खरीद रखे हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे सैंडल्स हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन आपको पर्टिकुलर कहीं जाना है, यूनिवर्सिटी आना है, और यूनिवर्सिटी की एक सुनिश्चित यूनिफॉर्म है, तो आप वही उसी यूनिफॉर्म को ढूंढोगे ना, वो चाहे इतने नीचे हो, वो गहरे में है। इसका मतलब ये थोड़े कि घर में जो कपड़े पहन के आप रहते हो, कपड़े पहन के आप यूनिवर्सिटी चले आओगे, नहीं आओगे। या आपको किसी फ्रेंड्स के यहाँ जाना है तो फ्रेंड्स के यहाँ घर की यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी की यूनिफॉर्म पहन के थोड़े चले जाओगे, वहाँ पार्टी के हिसाब से जाओगे। तो क्या है कि वो चाहे जितने गहरे में हो, तुरंत वो प्रबल अवस्था में आ जाता है। यही सिद्धांत हमारे चित्त का है। हमारे चित्त में अनंत वृत्तियों का संग्रह है। न जाने हमने कितनी कितनी स्वभाव वाली जिंदगी जी होंगी, उन सब का संग्रह है। और ना भी संग्रह हो तो वृत्ति से संस्कार, संस्कार से वृत्ति का सिद्धांत है। तो हम किसी से सुन के, कहीं पढ़ के, कहीं देख के, कहीं किसी के माध्यम से भी जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो अनुभव प्राप्त करते हैं, उससे भी फिर नए संस्कार जनरेट होते हैं। तो या तो हमारे पास है सब और नहीं भी है तो वो चित्त उसको जनरेट कर लेता है, अगर बाहर से भी दे दिया जाए तब भी। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि जिस स्वभाव वाली वृत्ति प्रखर होती है, उस स्वभाव की वृत्तियां जितनी होती हैं उसकी प्रखरता के साथ ही सब प्रकट होने लगती है, सब उनके साथ उनका तालमेल बनने लगता है। ये बात कम समझ में आ रही हो तो इसको मैं एक उदाहरण से समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का झगड़े का जो स्वभाव है, लड़ाई झगड़े में क्या होता है, ताकत ज़्यादा चाहिए, क्रोध चाहिए, कुछ गाली गलौज भी देना पड़ता है, कुछ हाथ पैर भी चलाने पड़ते हैं, जरूरत पड़े तो कुछ हथियार भी चलाने पड़ते हैं। तो ये क्या है? ये सब प्रवृत्तियां हैं। अब अगर किसी भी व्यक्ति में ये प्रवृत्तियां प्रीवियस लाइफ में रही हो, प्रीवियस लाइफ वो
10 साल, 20 साल, 50 साल का भी जीवन हो सकता है, और पिछले 2-4 साल, 10 साल पीछे का जन्म का भी हो सकता है। ये सब की कोई प्रबल रही हो, और संयोग बस उसका किसी के साथ हो जाए झगड़ा, तो जो जो प्रवृत्ति रही होगी, अगर वो परिस्थितियां बनेंगी तो वो सारा काम उसको करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और वो सारी वृत्तियां उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी। इसी तरह से आप इसको बहुत ही व्यवहारिक स्तर पे देख लीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत बैठा है, बिल्कुल शांत बैठा है, नहीं बोल रहा है, और अचानक उसको किसी विषय पर बोलना पड़ जाए। अगर वो उसका विषय है तो उस विषय का ज्ञान तुरंत, जैसे बताया जाएगा आपको बोलना है इस विषय पे, तो उस विषय से संबंधित जितनी भी वृत्तियां हैं तुरंत एक लाइनअप हो जाएंगी, और उस व्यक्ति में उनकी प्रबलता हो जाएगी। तो यह सिद्धांत है तीसरा। अब चौथा सिद्धांत क्या है? योग की दृष्टि में मनुष्य का व्यक्तित्व मात्र वृत्तियों का संग्रह है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं है। क्योंकि जिसको आप कहते हैं कि इनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, इनका बहुत अच्छा स्वभाव है, ये बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ये बहुत धोखेबाज है, ये बहुत जिम्मेदार है, बहुत ईमानदार है, बहुत सैद्धांतिक व्यक्ति है, तो ये क्या है? ये और कुछ नहीं है, उसमें पर्टिकुलर उसी नेचर की वृत्तियों की एक दृढ़ता से प्रोग्रामिंग हो गई है। और ये प्रोग्रामिंग कैसे होती है? ये बार बार, जो तीसरा नंबर का पॉइंट है, उस नंबर की ये तीसरे नंबर की जो प्रक्रिया दिखाई गई है तीसरे पॉइंट में, ये प्रक्रिया की बार बार जितनी बार पुनरावृत्ति होती है। इसको पतंजलि ने कहा है अभ्यास के दौरान, कि अभ्यास कैसे दृढ़ होता है, तो उसकी डेफिनेशन बताते हुए कहते हैं कि सतु दीर्घ काल निरंतर सेवतो दृढ़ भूमि। अभ्यास को, किसी भी अभ्यास को लंबे समय तक, निरंतर समय तक, नियमितता के साथ, दीर्घ काल यानी लंबे समय तक, और सतु दीर्घ काल निरंतर, निरंतर अभ्यास करने से वो दृढ़ होता है। इसी तीसरा जो मैंने इसमें पॉइंट लिखा, इसी सिद्धांत के आधार पर पढ़ते पढ़ते कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई बदमाश बन जाता है, कोई सिद्धांतवादी बन जाता है, कोई चोर बन जाता है, कोई आतंकवादी बन जाता है। ये तीसरे नंबर का जो सिद्धांत है इसी के आधार पर होता है। क्योंकि जिस भी तरह के कार्य आप जैसे शुरू करते हैं, वैसे उस तरह की अन्य जो वृत्तियां आपकी प्रीवियस की लाइफ की थी, वो सब उसके साथ एक्टिव होना शुरू कर देती। आपने साधना में मन बनाया कि मुझे साधना में जाना है, तो पहले आपके साधना के जो भी संस्कार रहे होंगे, तुरंत सब उससे वो कनेक्ट होने लगेंगे, जुड़ने लगेंगे। आपने कहा नहीं मुझे तो बदमाशी ही करनी है, मुझे गुंडे ही करनी है, तो जितने भी उस प्रवृत्ति के संस्कार प्रीवियस लाइफ के हैं, चाहे जितने वो, हो सकता है पिछले, बिल्कुल पिछले लाइफ का कोई वृत्ति हो, तो उसका अगर उसको जनरेट करने का निमित्त नहीं मिलेगा तो वो नहीं जनरेट होगी। और कोई कहिए 20 साल पहले की लाइफ की कोई प्रवृत्ति हो, ये इसी को व्यासभास बताते हैं योग सूत्र की व्याख्या में, तो वो तुरंत उसके अपनी अनुकूलता पकड़ के वो प्रखर होने लगेगी, वो सक्रिय होने लगेगी। तो इसी आधार पर जो व्यक्ति जिस काम को बार बार करता है, बार बार करता मीन्स चाहे वो प्रैक्टिस के रूप में करे, चाहे वो चिंतन के रूप में, चाहे वो स्वाद उसको पढ़ने के रूप में, उसका नॉलेज संग्रह करने के रूप में, या वैसा देखे लोगों से बार बार, वैसा सुने लोगों से बार बार, वैसा पढ़े लोगों से बार बार, वैसा जो लोग कर रहे हैं उनको करते हुए देखे बार बार, बस धीरे धीरे उसके उस कार्य में प्रवृत्त होने की उसकी जो है वो संस्कार एकजुट होने लगते हैं। इसी को बहुत सरल भाषा में हमारे यहाँ कहावत के रूप में कहा जाता है, संगत ही गुण होत हैं, संगत ही गुण जात, रसियावत जात से सिल पर पड़े निशान। तो ये क्या है? ये दरअसल बहुत बड़ा साइंटिफिक सिद्धांत है। जिस व्यक्ति में, किसी भी व्यक्ति में जिस प्रवृत्ति की, जिस वृत्ति की बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो उस वृत्ति के रोपण से तो वृत्तियां और संस्कार का काम चलता ही चलता है। उसी के साथ उस स्वभाव वाली जितनी भी वृत्तियां प्रीवियस लाइफ की होती हैं, वो भी सब उसी के साथ जुड़ने लगती हैं, और पर्टिकुलर उस व्यक्ति को उस स्वभाव के रूप में विनिर्मित करने में एक बहुत बड़ा योगदान अदा करती है। तो ये क्या हुआ? ये संघर्ष और निराशा के प्रभावों का मनोवैज्ञानिक और योगी विद द्वारा निराकरण करने से पहले मैंने सिद्धांत की बात की कि सामान्यतया हमारी मनोदशा, हमारी मनोभूमि, कोई निराश है, कोई बहुत उत्साही है, कोई संघर्षशील है, तो कोई संघर्ष से पीछे भागता है। तो
इन सब स्थितियों में वास्तव में हमारा व्यक्तित्व इन सब को किस तरह से ट्रिकल करता है, किस तरह से उनको लेता है, और इस व्यक्तित्व की प्रक्रिया में मूलभूत सिद्धांत क्या है, उसकी चर्चा हमने की। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से योग के साधन हैं जिसके द्वारा हम संघर्ष और निराशा के प्रभावों से अपने आप को बचा सकते हैं, और इनके प्रभावों की क्या, बचने की क्या जो है वो प्रक्रिया है। तो यहाँ पर संघर्ष और निराशा के प्रभावों को का मनोवैज्ञानिक यौगिक विधि के निराकरण द्वारा कुछ यौगिक विधि का निराकरण किया गया है। उसमें योग की ढेर सारी विधियां हैं, और कुछ ऐसी भी विधियां हैं जो आसन प्राणायाम इत्यादि के अंतर्गत आकर के वो भी संघर्ष और निराशा के प्रभावों को निष्प्रभावी करती है। ढेर सारी जो ऐसी समस्याएं हैं जिसमें व्यक्ति हतोत्साहित होता है, व्यक्ति निराश होता है, उनसे उसको निवृत्ति दिलाती है। उसमें से यहाँ पर हमने यम नियम का और अगली स्लाइड में चित्त प्रसादन का 3 साधनों का उल्लेख किया है। यम नियम के अंतर्गत क्या आता है? यम नियम के अंतर्गत आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, श्रम, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान। इसमें कोई भी एक उदाहरण ले लें तो इन सबके बहुत विस्तार से आप पढ़ चुके होंगे, और जहाँ साइकोलॉजिकल बात आएगी, या जहाँ लाइफ स्टाइल की बात आएगी, जहाँ जो है संस्कार की बात आएगी, जहाँ व्यक्तित्व निर्माण की बात आएगी, जहाँ मनोमय पंचमय कोश की बात आएगी, वहाँ सब जगह आपको यम नियम दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सशक्त यम का भाग, नियम का भाग योग के अंतर्गत आता है। अभी जो हम पहली वाली बात कर रहे थे कि जो योग की काउंसलिंग को लेकर के उसमें कुछ पॉइंट्स उस समय छूट गए, जैसे मैंने ये बिंदु डिस्कस किए कि ये सब बिंदु हैं, लेकिन वास्तव में योग क्या है? क्योंकि ऐसी ऐसी कुछ योग के बारे में मान्यताएं हैं, कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। वास्तव में योग एक समग्र जीवन जीने की दर्शन है या पद्धति है, जिसमें यम भी है, जिसमें नियम भी है, जिसमें आसन भी है, जिसमें प्राणायाम भी है, जिसमें धारणा ध्यान समाधि तो है ही। तो केवल आसन वाले पार्ट को जानते हैं लोग, लेकिन जन सामान्य में का यह दृष्टिकोण नहीं है कि भाई क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। ये योग का सबसे आधारभूत सिद्धांत है। अगर कोई आसन प्राणायाम नहीं करता है लेकिन सत्य बोलने का अभ्यास करता है, तो वो भी योग का अभ्यास ही है, वो योगाभ्यास कर रहा है। कोई व्यक्ति अहिंसा का अभ्यास करता है कि मैं जितना हो सके मुझसे हिंसा ना होने पाए, मैं अहिंसा का पालन करूं, वो क्या कर रहा है? वो योग का अभ्यास कर रहा है। कोई चोरी नहीं करता है, कोई किसी की वस्तु को बिना उसकी इच्छा से नहीं, बिना पूछे नहीं करता है, वो क्या कर रहा है? वो योग कर रहा है। तो इस तरह की जो ये, क्योंकि ये केवल 1 घंटे का या केवल आसनों से जुड़ा हुआ ये योग का अभ्यास नहीं है, इसका बहुत बड़ा, बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है, और जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो इससे अछूता हो। तो यहाँ पर इस चीज के भी जो है काउंसलिंग के द्वारा प्रसारित करने की आवश्यकता है कि जो लोगों का दृष्टिकोण केवल आसन को योग समझने का बन गया है, उससे पृथक जाकर के योग को एक समग्र जीवन पद्धति, एक समग्र लाइफ फिलॉसफी, जीवन फिलॉसफी या जीवन दर्शन के रूप में समझने के लिए। और इसमें यम और नियम, और तीसरा है चित्त प्रसादन। इस सबसे सशक्त सामाजिक हेल्थ के लिए जो यम है वो क्या है? वो सोशल कंडक्ट है, सामाजिक अनुशासन, हमें सोसाइटी के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, और यही चित्त प्रसादन के अंतर्गत बताया गया है। अब हम उसी स्लाइड पर आ रहे हैं जहाँ पर हम लोग चल रहे थे। तो यम में किसी 1-2 को उदाहरण लेकर के हम बताएंगे। जैसे कि आप ले लीजिए स्वाध्याय को ले लीजिए। अब स्वाध्याय एक ऐसी चीज है कि जैसे अभी हमने चर्चा की कि वृत्तियां, पहली वाली स्लाइड एक बार और देखिए, ये वृत्ति से संस्कार और संस्कार से वृत्तियों का निर्माण होता है, और जिस तरह की वृत्ति प्रखर होती है, आपके चित्त में जितनी भी वृत्तियां हैं उसमें उस स्वभाव की जितनी वृत्तियां, वही सब आउटर लाइन पर आने लगती हैं।
व्यक्तित्व के प्रथम उस पे आने लगती हैं, जो जिसके माध्यम से वो प्रस्फुटित होती हैं, व्यक्तित्व में दिखाई पड़ती हैं, बाहर प्रदर्शित होती हैं। तो सब कुछ वृत्ति ही है। और वृत्ति का निर्माण कैसे होता है? तो वृत्ति का निर्माण होता है जैसा आप सुनोगे वैसी वृत्ति बनेगी, जैसा पढ़ोगे वैसी वृत्ति बनेगी, जैसा देखोगे वैसी वृत्ति बनेगी, जैसा सोचोगे वैसी वृत्ति बनेगी, जिस सोसाइटी में रहोगे वैसी वृत्ति बनेगी। तो वृत्ति बनना, हमारे बनने की रोकने की प्रक्रिया हम नहीं, हमारे हाथ में है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो रहने पड़ेगा, या नहीं रहेंगे तो वृत्ति खुद चित्त में अपने आप जनरेट करने लगेगा, निगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। लेकिन वृत्ति का स्वभाव हमारे हाथ में है। तो निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि जिस तरह की व्यक्ति की वृत्ति होगी, उस तरह का उसका व्यक्तित्व होगा। तो वृत्तियां ही व्यक्ति का व्यक्तित्व है। तो वृत्तियां कैसे बनती हैं? वृत्तियां बनती हैं कि आपके दिनचर्या से, आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है उससे, आप किन किन जीवन दर्शन से गुजर रहे हैं, आपके जीवन का दर्शन क्या है, आपके जीवन की पद्धति क्या है, आपके मौलिक वैचारिक सिद्धांत क्या है, आपकी सोच क्या है, ये सब आधारभूत हैं। और इनका निर्माण होता है जो है, जिसको मेंटल काउंसलिंग कहते हैं, जिसको ये भी कहते हैं मेंटल, जो है वो मस्तिष्क ब्रेन वॉश कर दिया गया। तो ये जो अहिंसा है, जो सत्य है, जो अस्तेय है, जो ब्रह्मचर्य है, जो अपरिग्रह है, ये तो समाज के प्रति नियम हो गए। लेकिन शौ संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान, जो सेल्फ अनुशासन है, जो स्वयं के अनुशासन है, इसमें मेरा व्यक्तिगत मानना है स्वाध्याय सबसे सशक्त साधन है। जो व्यक्ति जिस चीज का अध्ययन नियमित करेगा, चाहे वो किताब पढ़ के उसका अध्ययन करे, या वो टीवी देख करके करे, या लोगों से सुन कर करे, या संगत से करे, जिस भी तरह का उसका जो है रोज का जो है प्रोसेस होगा वृत्तियों का, जहाँ से ग्रहण कर रहे हैं वहाँ से, उस तरह का वो हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। यहाँ स्वाध्याय का अर्थ यद्यप किताब को पढ़ने या स्वयं के अध्ययन से है, लेकिन वृत्तियाँ जो स्वाध्याय के माध्यम से जाती हैं, उसमें एक नेचर फिक्स रहता है। क्योंकि आप जिस तरह का लिटरेचर पढ़ रहे हैं, वो एक उसी स्वभाव की वृत्ति जाएगी। लेकिन जब आप मूवी देख रहे हैं, जब आप सोसाइटी में हैं, जब आप लोगों से मिलजुल रहे हैं, तो उनकी जो आइडियोलॉजी है वो आप में जाएगी। तो एक निश्चित प्रकार के विचारों को आत्मसात करने के लिए, या उस तरह का अपना व्यक्तित्व बनाने के लिए, एक निश्चित स्वभाव वाली किताब या ग्रंथ का स्वाध्याय करने से हमारे व्यक्तित्व का सीधा उससे संबंध होता है। और इस तरह की ढेरों किताबें पड़ी हुई हैं जो मेंटल काउंसलिंग का काम करती हैं, आपको पता ही नहीं चलता है, आपको पता नहीं चलता है, और आपकी काउंसलिंग हो जाती है। सबसे सशक्त अगर काउंसलिंग का कोई साधन है, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है स्वाध्याय काउंसलिंग का सबसे सशक्त साधन है। आप जिस तरह का स्वाध्याय शुरू कर देते हैं, जिस तरह की पुस्तक का नियमित अध्ययन शुरू कर देते हैं, उस किताब के द्वारा आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है, और आपका उसी दिशा में व्यक्तित्व बनना प्रारंभ हो जाता है, जो एक सेंट्रल आइडिया है उस किताब का, उस ग्रंथ का, और आपको पता भी नहीं चलता है। तो स्वाध्याय सबसे सशक्त साधन है। इसलिए संघर्षपूर्ण या निराशा या एंजाइटी या तनाव या डिप्रेशन, इस तरह के जो मानसिक मनोदशाएं हैं, उन मनोदशाओं से बचने के लिए, उनसे बाहर निकलने के लिए योग की जो सबसे सशक्त टेक्निक है वो स्वाध्याय है। उसके बाद फिर ईश्वर प्रधान। ईश्वर प्रधान में आप ईश्वर की समर्थता, सर्व समर्थता को स्वीकार करके आप उसके सामने सब कुछ सरेंडर कर देते हैं, और रोज का रोज उसके सामने अपने जीवन को रखते हैं। और रखते ही नहीं है, उसका कार्य मान करके आप जीवन के प्रत्येक कार्यों को संपादित करते हैं। ये मान के चलते हैं कि परमात्मा ने मुझे ये ड्यूटी दी है, और उस ड्यूटी का मुझे निर्वहन करना है, और उस ड्यूटी को रोज का रोज कर करके हम उसी को समर्पित करते हैं। और ये स्थिति अगर और प्रबल हो जाए, तो प्रत्येक क्षण हम ईश्वर की संगति का अनुभव करें, और जो भी कार्य कर रहे हैं वो प्रत्येक पल उसका आदेश आ रहा है, और उसके आदेशों के अनुपालन में प्रत्येक कार्य हम कर रहे हैं। अगर इस लेवल का व्यक्तित्व, इस लेवल की साइकोलॉजी बन गई, तो आप समझिए ये सर्वोत्कृष्ट साइकोलॉजी होगी। और यह व्यक्तित्व बनेगा नियमित बार बार ऐसे स्वाध्याय से कि सर्वत्व परमात्मा है, सर्वत्व परमात्मा है।
प्रत्येक कण में परमात्मा चेतना कार्य कर रही है और हम प्रत्येक मोमेंट, प्रत्येक कार्य उसके अनुशासन में कर रहे हैं, उसकी देख रेख में कर रहे हैं। तो इस तरह का जब भाव होने लगेगा तो सर्वत्र प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण इस चीज की अनुभूति होती रहेगी। ये लास्ट स्लाइड दे करके समाप्त करेंगे। ये बहुत अच्छा योग सूत्र में, योग सूत्र का ये पहले पाद का 33वां सूत्र है, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षानाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनातः चित्त प्रसादनम। इसमें हमारी पतंजलि ने चित्त को शुद्ध रखने के लिए, मन को अपने शुद्ध रखने के लिए, चित्त को निर्मल रखने के लिए, क्योंकि वृत्तियां कहाँ रहती हैं? चित्त में रहती हैं। चित्त और वृत्ति का इस तरह से रिलेशन है कि चित्त को साफ करना है तो वृत्ति को साफ कर दो, चित्त साफ हो जाएगा। जैसा व्यक्तित्व बनाना वैसी वृत्तियां चित्त में ले आओ, वैसा व्यक्तित्व बन जाएगा। तो वृत्ति गंदी तो चित्त गंदा, वृत्ति स्वच्छ तो चित्त शुद्ध। तो वृत्ति ही सबसे सशक्त साधन है यहाँ पर। तो मैत्री करुणा मितोपेक्षा, मैत्री करुणा मितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावना चित्त प्रसादनम के माध्यम से पूरी सोसाइटी के प्रति हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इसकी शिक्षा महर्षि पतंजलि ने दी है। पूरे सोसाइटी को 4 भागों में डिवाइड किया कि भाई कुछ लोग सुखी होंगे, कुछ दुखी होंगे, कुछ पुण्य आत्मा होंगे, कुछ अपुण्य आत्मा होंगे। तो हमें व्यवहार, हमारी जो भी जिनसे हमारा व्यवहार होता है, वो चाहे हमारे मित्र हों, चाहे कलीग हों, चाहे सोसाइटी के लोग हों, चाहे रिश्तेदार हों या परिवार के लोग हों, तो उन्हें हमें किस तरह का उनके प्रति भाव करना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमें समस्या किससे होती? सुखी व्यक्ति से। जो हमारे जितना क्लोज है, वो जितना ज़्यादा सुखी होगा उतना ज़्यादा हमको समस्या होती। तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो है वो निराशा की और हतोत्साहन की समस्या यहीं से आती है। जितना ज़्यादा हमारे निकट का व्यक्ति प्रसन्न रहेगा, प्रगति होगी और हमारी कहीं नहीं हो रही, तो हम उतना ज़्यादा बेचैन होते हैं, उतने ज़्यादा दुखी होते हैं, उतने ज़्यादा निराश होते हैं, हतोत्साहित होते हैं, चिंतित होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ कैसा करना चाहिए? मैत्री का भाव करना चाहिए। मैत्री का भाव, मैत्री का भाव आप समझिए, अगर आप अपने मित्र के, अपने स्वजनों के, अपने जानने वालों की प्रगति में आपको हृदय से प्रसन्नता होने लगी, तो आप जो है योग के पथ पे या एक पॉजिटिव एटीट्यूड के प्रति आप अग्रसर हो चले। दुखी व्यक्ति के साथ करुणा का भाव, ये आसानी से आ जाता है, इसमें उतनी मेहनत नहीं पड़ती है, क्योंकि स्वभाव होता है। तो जो भी दुखी हो, हमारे संपर्क में जो भी दुखी हो, हमें उसके प्रति संवेदना का भाव, करुणा का भाव रखना चाहिए। पुण्य आत्मा, जो अच्छे लोग हैं, उनको देख के प्रसन्न होना चाहिए, उनके साथ प्रसन्नता का संबंध रखना चाहिए। जो अपुण्य आत्मा है, यहाँ अपुण्य आत्मा का मतलब ऐसी आत्मा से हैं जो आत्मा या किसी उस व्यक्ति में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे अवगुण हैं जो मुझे कष्ट देते हैं या मुझे वो अवगुण लगते हैं, सोसाइटी को कष्ट होता है, तो उनको इग्नोर करना, उनको उनकी उपेक्षा की भाव, उनकी वो उधर कम ध्यान देना और उन बातों की ओर ध्यान देना जो उस व्यक्ति में अच्छाई है। कोई एक अच्छाई मिल जाए तो उसी को आप आधार बना लीजिए और उस अच्छाई को ही उस व्यक्ति से जोड़ कर देखिए, उसमें अंदर जो अन्य बुराइयां हैं उनको देख के न जोड़िए। क्योंकि जब किसी की बुराई आप देखते हैं तो उस बुराई का जितना विश्लेषण करते हैं, जितना उसका ऑपरेशन करते हैं, उस व्यक्ति की बुराई, उस व्यक्ति का उस बुराई से उतना कितना फर्क पड़ता है नहीं पता, लेकिन वो आपके चित्त में ज़्यादा प्रभावी होता है। क्योंकि जैसा चिंतन होगा, बार बार जिन वृत्तियों का रिपीटेशन होगा, वो उस स्वभाव की वृत्ति आपके चित्त में चाहे जितनी गहराई में छिपी हो, वो उभर कर तुरंत ऊपर आ जाएगी और ऊपर आ जाएगी तो धीरे धीरे उसका परिवार इकट्ठा होने लगेगा। इसीलिए उसमें जो उस तरह का भाव हो उसकी उपेक्षा करना चाहिए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें अपने चित्त में उसका स्थान नहीं देना चाहिए। तो ये कुछ टेक्निक्स के मैंने बात की, जो यौगिक विधियां थी जिनके माध्यम से हम चित्त का प्रसादन करते हैं। चित्त की, यहाँ प्रसादन शब्द इस्तेमाल किया गया है चित्त की शुद्धि के लिए, क्योंकि चित्त शुद्धि मीन्स वृत्ति शुद्धि, वृत्ति शुद्धि मीन्स चित्त शुद्धि, वृत्ति शुद्धि मीन्स व्यक्तित्व शुद्ध। क्योंकि व्यक्तित्व या पर्सनालिटी और कुछ नहीं है, चित्त का ही रिफ्लेक्शन है, चित्त का ही स्थूल रूप है। इसलिए यहाँ पर 2 चर्चाएं इस चौथी यूनिट के अंतर्गत की गई। आज जो भी पढ़ा हम लोगों ने उससे संबंधित किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? No, sir, thank you.